दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए बिहार में औद्योगिकरण की संभावना और चुनौती पर चर्चा करेंगे। और उसका दूसरा वीडियो होगा बिहार में औद्योगिक विकास, बिहार के औद्योगिक विकास में प्राकृतिक संसाधन की भूमिका। तो अगला वीडियो में होगा। इस वीडियो में औद्योगिकरण की संभावना, चुनौती देखेंगे और विशेष राज्य के दर्जा की स्थिति को भी देखेंगे। दोस्तों यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो 149 पीडीएफ और वीडियो को रट कर जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बिहार में औद्योगिकरण की संभावना देखेंगे। जैसा कि जानते होंगे कि हाल के वर्षों में औद्योगिक विकास की कई संभावनाएं उभर कर बिहार में आई है। औद्योगिकरण की स्थापना के लिए जिन न्यूनतम संसाधनों की जरूरत पड़ती है वे सभी राज्य में उपलब्ध है। इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा। सबसे पहला लिखिएगा तेज आर्थिक समृद्धि। बिहार आर्थिक सर्वे 24-25 के अनुसार देखेंगे तो वर्तमान मूल्यों पर भारत के जीडीपी, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14.5% वृद्धि हुई है। यानी तेज आर्थिक समृद्धि और 14.5% की विकास दर रही है, यानी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। जब आप कहीं ग्रो करेंगे, जब आप विकास करेंगे, ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे, चारों तरफ से कर्जा देने के लिए तैयार होगा। चारों तरफ तरीके से लोग आपको लब्बो लब्बो करना शुरू करेगा। तो अगर कोई स्टेट डेवलपमेंट कर रहा है तो निवेश की अवसर पैदा होती है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कर्जा दीजिए, हमारे यहाँ आइए, काम कीजिए। तो ये एक संभावना है। अगर कहीं औद्योगिकरण की गति को तेज करना है तो निवेश को बढ़ावा देना होगा। निवेश तभी आएगा जब आप ग्रो करेंगे। कोई कर्ज तभी आपको देगा जब आप ग्रो करेंगे। वही स्थिति राज्य पे औद्योगिक क्षेत्र में होती है। जहाँ डेवलपमेंट की गुंजाइश रहती है वहाँ लोग क्या करते हैं, निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.5 रही है, 5% रही है वर्तमान मूल्यों पर। दूसरा, हाल के वर्षों में बिहार सरकार सड़क, पुल, पुलिया पे काफी निवेश किया है। अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में हो गया है 6130 किलोमीटर और रेल नेटवर्क हो गया है 4509 किलोमीटर लंबी किलोमीटर। इसके अलावा पूरे राज्य में लगभग 3 लाख किलोमीटर की सड़कों की जाल बिछा हुआ है। 3 लाख। उसके बाद जो है पुल पुलिया तो मत पूछिए। उसके बाद जो है आइए अंतर्राज्यीय संपर्क। बिहार का अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा अंतर्राज्यीय संपर्क है। नेशनल हाईवे, रेल नेटवर्क से बंगाल से कलकत्ता दिल्ली रेल मार्ग से, गुवाहाटी दिल्ली रेल नेटवर्क से, नेशनल हाईवे NH30 हो, NH2 हो, इस सब से जो है कनेक्टेड है बिहार। और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क है, फ्रेट कॉरिडोर है। मुंबई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, औद्योगिक गलियारा से बिहार जो है जुड़ा हुआ है। तो एक कनेक्टिविटी है राज्य से। मध्य प्रदेश से सड़क जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल से तो सीमावर्ती ही है। तो अलग अलग महत्वपूर्ण राज्यों से बिहार में क्या है, ट्रेन पकड़ेंगे तमिलनाडु में चले जाएंगे, बिहार में ट्रेन पकड़ेंगे मुंबई में चले जाएंगे, बिहार में बस पकड़ेंगे दिल्ली आ जाएंगे। तो अंतर्राज्यीय संपर्क है। इसके अलावा अनुकूल भौगोलिक स्थिति है। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है काफी अनुकूल है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, दोनों एक बहुत, भूटान है, तीनों बाजार है। साथ ही साथ वहाँ बिहार समुद्र, 2 बंदरगाह नज़दीक है। 200 किलोमीटर पर कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह देखेंगे, वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। साथ ही साथ बिहार से सटे हुए राज्यों में विपुल खनिज संसाधन का भंडार है। झारखंड में देखिए खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ में देखिए, MP में देखिए, उड़ीसा में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। क्रोमाइट का भंडार है, बॉक्साइट का भंडार है। तो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन वाले राज्यों से बिहार एकदम कनेक्ट है। मानव संसाधन की प्रचुरता देखेंगे तो विश्व भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व में देखेंगे तो 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की हो गई है। पहले 1106 था, जो 2023 में बढ़ के 1388 हो गया है। साथ ही साथ
राज्य की 53% युवा जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की है। 53% यानी आधी आबादी कार्यकारी जनसंख्या का है, जो जनांकी लाभांश का अवसर प्रदान करता है बिहार को। प्रचुर मानव संसाधन है। बिहार पारंपरिक रूप से दूसरे राज्यों के लिए जो है श्रम की आपूर्ति वाला राज्य रहा है, श्रम की पूर्ति जो है करता रहा है। आज भी बिहार जो है अलग अलग राज्यों के उद्योग धंधों में श्रम की पूर्ति बिहार ही करता है। इसके अलावा जल संसाधन देखिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए जल संसाधन की जरूरत होती है। और बिहार में जो है देखेंगे तो प्रति वार्षिक औसत वर्षा जो है 1004.6 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, बारामसी नदियों का। उसके बाद जो है बिहार में एक विस्तृत उपभोक्ता बाजार है। बड़ी जनसंख्या, 13 करोड़ की जनसंख्या है, समझ रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार का निर्माण कर रहा है। और राज्य के निवासी जो है दूसरे राज्यों के उद्योग धंधों के औद्योगिक उत्पादों के लिए उपभोग के लिए जो है दूसरे राज्यों के उद्योग धंधों पर निर्भर है। अब साबुन हो, तेल हो या सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद हो, समझ रहे हैं, या औद्योगिक वस्तु है, इस सब के लिए जो है आप दूसरे राज्य के औद्योगिक बाजार का काम कर रहे हैं। क्योंकि साबुन इस्तेमाल हम कर रहे हैं, या गाड़ी खरीद रहे हैं, या मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो दूसरे राज्यों के लिए आप बाजार का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद कच्चे माल की मैदानी भूमि सबसे बड़ी बात है कि बिहार की अधिकांश भूमि मैदानी है, जो उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ कच्चे माल की उपलब्धता, अगर आप देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए व्यापक कच्चे माल है। गन्ना हो, अमरूद हो, केला हो, मखाना हो, चाय हो, पटसन हो, तसर रेशम हो, ये सब गेहूँ, चावल, साग सब्जी, पशुधन, इस सब का पर्याप्त उत्पादन होता है बिहार में। तो इस सब उद्योग के लिए कच्चे माल का, साथ ही साथ शिक्षा उद्योग के लिए, शिक्षा उद्योग, व्यवसायिक शिक्षा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इस सब के लिए व्यापक जो है कच्चे माल की उपलब्धता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में कई उद्योग के लिए जो है संभावनाएं, उद्योग के विकास के लिए संभावनाएं हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे बड़ा स्वास्थ्य उद्योग, अभी भी देखेंगे स्वास्थ्य उद्योग की बड़ी संभावना है। राज्य में जो है, राज्य की जो है 13 करोड़ आबादी है, 13 करोड़ आबादी है, और 13 करोड़ आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए जो है बिहार की जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी कम है। प्रति 10 लाख आबादी पर अभी भी स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या जो है बिहार में काफ़ी कम है। तो अगर राज्य में जो है, अगर बाहर से कोई हॉस्पिटल खुलता है, समझ रहे हैं, या इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल खुलता है, नर्सिंग होम खुलता है, तो उसकी एक बड़ी संभावना है, क्योंकि राज्य के लोग बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में इलाज कराते हैं। तो स्वास्थ्य उद्योग की एक बड़ी संभावना पैदा करती है, क्योंकि लोगों की तबीयत खराब होती है तो दूसरे राज्यों में जाता है, और वहीं पर बड़े बड़े नर्सिंग होम हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना कर दिया जाए तो स्वास्थ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जैसे मेदांता भी खुला है। पर्यटन उद्योग, बिहार जो है अगर देखेंगे तो सांस्कृतिक विरासत के लिए प्राचीन समय जो है विख्यात रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसके अवशेष है, वो पर्यटन में के लिए आकर्षित कर सकता है। 2 धर्मों का जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध और जैन धर्मों का, तो बोध गया, राजगीर जो है। उसके अलावा जो है गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो है 10वें गुरु है, उनका जो है जन्मस्थली है। तो ये सब जो है पर्यटन के लिए। उसके बाद जो है नेचुरल जू सफारी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो ये सब जो है मगध साम्राज्य के अवशेष है। तो ये सब जो है पर्यटन उद्योग के विकास के लिए एक अपार संभावना पैदा करता है। जरूरत इस बात की है कि पर्यटन बुनियादी ढांचा को बेहतर करके पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की। उसके बाद चमड़ा उद्योग, राज्य में पशुधन की पर्याप्तता है, इस पशुधन के आप सस्ते श्रमिक उपलब्ध है, इससे चमड़ा उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है राज्य में। सूचना प्रौद्योगिकी, हाल के वर्षों में IT सेक्टर का, कृषि हो, उद्योग धंधों हो, या लोक प्रशासन हो, या सामान्य जीवन जो है काफ़ी इसका व्यापक प्रचलन हो गया है। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देकर ई गवर्नेंस सेवा को बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की अपार संभावना है।
अक्षय ऊर्जा का अब देखेंगे मैदानी भूमि है, वर्ष भर सूर्य ताप रहता है और नवीकरणीय ऊर्जा की जो एक अपार संभावना पैदा करता है। पवन ऊर्जा हो या सौर ऊर्जा हो या बायोगैस से जैव ईंधन हो, समझ रहे हैं, जैव ईंधन, क्योंकि राज्य में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से गन्ने से, गेहूं से, चावल से, टूटे अनाज से जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है, इथेनॉल का। प्लास्टिक और रबर उद्योग, जैसा कि जानते होंगे कि बिहार में जो है 13 करोड़ जनसंख्या है। 13 करोड़ जनसंख्या के स्वास्थ्य उत्पादों के लिए मरहम हो, पट्टी हो, सर्जिकल उत्पाद हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक हो, पाइप हो, इस सब के लिए एक अपार संभावना करता है। अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक उद्योग का स्थापना कर देता है, कोई रबर उद्योग का स्थापना कर देता है, तो इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्रों में, स्वास्थ्य क्षेत्रों में आसानी से प्लास्टिक की खपत होती है, उसके उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा उद्योग, अभी भी राज्य में बड़े पैमाने पर लोग दूसरे राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। अगर राज्य में ही बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट कॉलेज खोल दिया जाए तो व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब औद्योगिकरण के लिए क्या प्रयास किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016, इसके तहत जो है खाद्य प्रसंस्करण हो, चमड़ा उद्योग हो, बहुत सारे उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है। इस नीति के तहत सरकार बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है, प्रोत्साहन देती है। उसके बाद बिहार स्टार्टअप नीति 2022 शुरू किया गया है। इसके लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है। बिहार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और ब्रांडिंग नीति जो है 2024 लागू किया गया है। बिहार में उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी योजना लागू किया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, चमड़ा और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लागू किया गया है। सरकार पुलियों पर पर्याप्त निवेश कर रही है। इथेनॉल जैव ईंधन के उत्पादन के लिए इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2024 जो है 2021 लागू किया गया है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ावा के लिए स्थापना किया गया है। बियाडा की स्थापना किया गया है। बियाडा जो है भूमि अधिग्रहण करके औद्योगिक क्षेत्रों को वितरित करता है। सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम में अगर कोई बाहर के आदमी निवेशक अगर राज्य में निवेश करना चाहता है तो उसकी सारी मंजूरी एक ही जगह मिल जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे तो तमाम ऐसे प्रयास किए गए हैं। और हम देखेंगे बिहार में औद्योगिकरण के समस्या क्या चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती है खनिज संसाधन की। जैसा कि राज्य में देखेंगे 2000 में झारखंड के बंटवारा होने के कारण अधिकांश खनिज संसाधन के भंडार झारखंड में चला गया है। राज्य के पास सीमित मात्रा में बच गया है, जो व्यवसायिक उपयोग के लिए भी, व्यवसायिक इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है उसका। और बिना खनिज संसाधन के राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात वैश्वीकरण का प्रभाव। देखिए वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण क्या हुआ है कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था 1991 में 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बना दिया गया। यानी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था, उत्पादन कीजिए और निर्यात कीजिए। इसका परिणाम क्या हुआ कि निवेशक, औद्योगिक उद्यमी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या किया कि उन्हीं राज्यों में निवेश करने लगा, औद्योगिक कारखाना की स्थापना करने लगा जहां उसकी लागत कम होती थी, क्योंकि लागत उसको निर्यात करना था। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि वो विकसित राज्यों की ओर ही चले गए। तटीय क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र में उत्पादन करेंगे, तमिलनाडु में उत्पादन करेंगे, कर्नाटक में उत्पादन करेंगे, बंदरगाह के माध्यम से निर्यात विदेशी बाजार में ले जाएंगे। क्योंकि बिहार में उत्पादन करेंगे तो वहां से फिर बंदरगाह तक ले जाना होगा, कलकत्ता बंदरगाह तक, तो 200 किलोमीटर की भाड़ा लग जाएगी, तो उसका लागत बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या हुआ है कि दिलचस्पी नहीं लेता है राज्य में निवेश करने के लिए। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि वैश्वीकरण के कारण विनिवेश की नीति अपनाई गई है और राज्य जो है, जो सार्वजनिक भारत सरकार अपने उद्यमों को बेच रहा है। सरकार नई कारखाना नहीं स्थापित कर रही है। पहले क्या होता था कि नई नई कारखाना जो स्थापित करती थी सरकार, इसको भी बंद कर दिया है 1991 के बाद। तीसरा एक कारण है निवेश के बाद, वैश्वीकरण के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई भारत में। यह निवेश क्या हुआ कि अब उन्हीं क्षेत्रों में आ रहा है जो पहले से विकसित है, पीछे क्षेत्रों में निवेश नहीं जा रहा है। बिहार जैसे राज्यों में निवेश, विदेशी निवेशक नहीं आ रहे हैं।
उसके बाद स्थलबद्ध राज्य, लैंडलॉक्ड स्टेट है बिहार, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। यहाँ से समुद्र की दूरी 200 किलोमीटर है। चारों ओर जो है स्थलीय स्थल से घिरा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश है तो इधर झारखंड है, तो पश्चिम बंगाल है तो उधर नेपाल है। लैंडलॉक्ड स्टेट होने से के कारण क्या होता है कि वाणिज्य व्यापार निवेश की संभावना सीमित होती है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, 13 करोड़ आबादी है लेकिन आय 36,333 रुपया है। निम्न प्रति व्यक्ति आय है। राष्ट्रीय औसत का 1/3 मात्र है। भारत की प्रति व्यक्ति आय से 1/3 मात्र जो है बिहार की आय है। और आय नहीं रहेगा तो आप साबुन, तेल, मोटरसाइकिल, कार कैसे खरीदेंगे? समान औद्योगिक वस्तु का उत्पादन खपत कैसे करेंगे? इसलिए राज्य में लोग नहीं जाते हैं कारखाना लगाने। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि अगर हम यहाँ उत्पादन भी करेंगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं कि खरीद सके, इसलिए नहीं जाता है। उसका बाद कुशल श्रम करके अभी भी देखेंगे प्रचुर जनसंख्या है भारत बिहार में, लेकिन कौशल और ज्ञान की कमी है, कौशल प्राप्त लोगों की कमी है। उसके बाद बैंकों का ऋण जमा अनुपात देखिएगा, बैंकों का ऋण जमा अनुपात तो बिहार में काफी कम है, 52.8% है, लेकिन भारत में 79% है। और बैंकों का ऋण जमा अनुपात का अर्थ है कि बैंक जितना जमा 100 रुपया अगर बिहार से जमा स्वीकार करता है बिहार के लोगों से तो 52 रुपया कर देता है, और बाकी जो है 48 रुपया वो दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों को दे रहा है। इसका अर्थ है कि राज्य में उद्योग धंधों के विकास करने के लिए निवेश की जरूरत होती है, ऋण की जरूरत होती है। अब बैंक ऋण ही नहीं दे रहा है, वो दूसरे क्षेत्रों में दे रहा है, तो रिटर्न कैसे होगा? जब तक वहां के लोगों को बैंक ऋण नहीं देगा तब तक, चूंकि उद्योग धंधों के स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर ऋण की जरूरत होती है, निवेश की, और निवेश बैंक ही दे सकता है। ऋण तो बैंक ही देगा ना, तो उसी को आप निवेश करेंगे। लेकिन यह बैंक आपके यहाँ जमा स्वीकार करता है, दूसरे जगह जो है ऋण देता है, तो पूंजी पलायन हो रहा है बिहार से, पूंजी का अंत वही प्रभाव हो रहा है। तो बिहार में औद्योगिकरण नहीं, इसके पीछे यही कारण है। दूसरा है कानून व्यवस्था की चुनौती। अगर देखेंगे तो कानून व्यवस्था सुधार हुआ है लेकिन अभी भी चुनौती है। अभी हाल ही में जो है आरा में जो है कनिष्क का जो है शोरूम जो है लूट लिया गया है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण की चुनौती देखेंगे, राज्य में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है, 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। अब जनसंख्या घनत्व होने के कारण भूमि पर काफी दबाव है, और इस दबाव के कारण क्या है कि उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने जाते हैं तो विवाद हो जाता है, काफी लेट लतीफी होती है। और उसके बाद नगरीकरण का देखिए, नगरीकरण वाणिज्य व्यापार का, नगरीकरण जो है से वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। भारत के जीडीपी में 63% योगदान जो है शहरों का है, जबकि आबादी 31.8% निवास करती है। तो नगरीकरण होगा तो वाणिज्य व्यापार उद्योग धंधों का प्रसार होता है। बिहार में मात्र 11.3% नगरीकरण है। अगर हम बिहार आर्थिक सर्वे की बात करें तो 16.2% है। इसका अर्थ है कि 84% जनसंख्या तो अभी तो गाँव में रहती है, लेकिन आर्थिक सर्वे ये भी कह रहा है कि 90% जनसंख्या गाँव में रहती है। तो गाँव में जब बड़ी संख्या में लोग रहती है तो कैसे उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा, लोगों की आय नहीं होगी। उसका प्राकृतिक आपदा, अब प्रतिवर्ष उत्तर बिहार के जिले हैं बाढ़ से ग्रसित रहता है। बुनियादी बाढ़ जब आता है तो सड़क पुल पुलिया ढह जाता है। अगर मान लीजिए कोई सीतामढ़ी में कारखाना लगा लेगा, लेकिन बाढ़ आएगा सड़कें जाम हो जाएगा, 6 महीने तक कारखाने बंद रहेगा, क्योंकि सड़क बनेगा तब ना उत्पादन जो है दूसरी जगह से जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है प्राकृतिक आपदा, और ये सभी मिलकर जो है राज्य में उद्योग, इस सब के कारण से निवेशक दिलचस्पी नहीं लेता है। और राज्य का संसाधन आधार भी सीमित है ना, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए राज्य के पास भी पैसा नहीं है। राज्य का अपना राजस्व जो है मात्र 27% है कुल राजस्व का, यानी 73% जो है 72% जो है संसाधन जो है के लिए केंद्रीय कर और अनुदानों पर निर्भर है। तो आपके पास पैसा ही नहीं कि उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे, कौशल विकास पे खर्च करेंगे। जब पैसा नहीं होगा तो उद्योग धंधों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा क्या है? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार की एक स्थिति है। इसके तहत वो पिछड़े राज्यों को विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देती है। और विशेष राज्य का दर्जा का मापदंड है, ये 5 मापदंड है। राज्य दुर्गम क्षेत्रों वाला प्रवृत्तियों हो, दूसरा अंतरराष्ट्रीय राज्य का सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगता हो, तीसरा राज्य का प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न हो, आधारभूत ढांचा का विकास नहीं हो, जनजाति बहुलता वाला हो। तो बिहार इसमें नहीं फिट बैठता है, इसमें फिट बैठता है, इसमें फिट बैठता है, इसमें नहीं बैठता है, क्योंकि राज्य में आधारभूत ढांचा का पर्याप्त विकास है। 3 लाख सड़क नेटवर्क है,
और जनजातीय बहुलता वाला जो है जिला हो, इसमें भी फिट नहीं बनता है। यानी 2 क्राइटेरिया आप फुल फिलअप कर रहे हैं, 3 तो फुल ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है। और 2006 से ही 2006 में बिहार विधानसभा द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मापदंड पूरा नहीं करता है। दूसरा कारण है कि अन्य राज्य भी दावेदार है, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। तो अभी केंद्रीय बजट 24-25 से बिहार सरकार को 59,000 करोड़ का विशेष पैकेज की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है, जिसमें सड़क, पुल, पुलिया, ऊर्जा, ये सब के विकास का प्रावधान किया गया है। विशेष राज्य के दर्जा से क्या लाभ होगा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा जब मिलता है तो समान रूप से अगर किसी राज्य को केंद्र से पैसा मिलता है तो 70% ऋण के रूप में मिलता है, 30% अनुदान के रूप में। जैसे ही किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा होगा तो 90%, अगर मान लीजिए केंद्र से 100 रुपये मिलेगा तो 90% अनुदान के रूप में, 10% कर्ज के रूप में। और समान रूप में क्या होता है? 70% कर्ज और 30% अनुदान। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होगा कि राज्य के पास पैसा आएगा। पैसा ऐसे तरह आएगा तो राज्य जो है उद्योग धंधों के विकास के लिए खर्च करेगा, और वैसे तो 70% लौटाना ही पड़ेगा ना। तो यह स्थिति है। तो सरकार जो है इसीलिए जो है लंबे समय से विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जा रही है, लेकिन भारत सरकार लगातार जो है इन चीज़ों को टालती जा रही है। तो ये सभी स्थिति है। अब इसको देखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।